हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं दृष्टि आईएएस के फुल सिलेबस टेस्ट 10 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th पीटी एग्जाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कृषि और उनके नामकरण से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फलों की कृषि को क्या कहा जाता है? तो फलों की कृषि को पोमोलॉजी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। बिना मृदा के पौधों की कृषि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, ये भी सही है। शहतूत की कृषि को मोरिकल्चर कहा जाता है, ये भी सही है। वृक्षों की कृषि को ओलेरीकल्चर, वृक्षों की कृषि को ओलेरी कल्चर नहीं कहा जाता है। ओलेरी कल्चर सब्जियों को उगाने का विज्ञान है, तो ये गलत है यहाँ पे। तो 4 गलत हो गया, 1, 2 और 3 सही है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किस तत्व पर आधारित है? तो चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्राकृतिक चयन की व्याख्या की है। इनमें 5 तत्व शामिल हैं। कौन कौन से? भिन्नता की सार्वभौमिक घटना, अधिक उत्पादन यानी त्वरित गुणन, द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एक ही प्रजाति के बीच अंतर विशिष्ट संघर्ष, विभिन्न प्रजातियों के बीच अंतर विशिष्ट संघर्ष, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जीव अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं और लाभकारी गुण वाले जीव जीवित रहते हैं, जबकि जिनमें ऐसी विविधताएं नहीं होती है वे समाप्त हो जाते हैं। और 5वां है इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन, जीव परिवेश में फिट होने के बाद अपनी उपयोगी विविधताओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, जबकि अनुपयोगी विविधताएं समाप्त हो जाती है। तो इसमें से मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन होगा। राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कवक और उच्च पादपों की जड़ों के बीच एक उपयोगी सहजीवी सहचर्य है? तो माइकोराइजा एक कवक और एक पौधे के बीच सहजीवी संबंध है, माइकोराइजा होगा। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनोम मैपिंग निरूपित करता है जीन अवस्थिति और जीन के बीच की दूरी की पहचान करना, यही सही है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजोला में क्या मिलाने पर जैव उर्वरक प्राप्त होता है? तो चावल के खेतों के लिए जलीय फर्न एजोला और एनाबेना के बीच साहचर्य संबंध देखने को मिलता है। चावल के खेतों में इस सहयोग में एजोला एनाबीना को भोजन प्रदान करता है और एनाबीना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके एजोला को नाइट्रोजन प्रदान करता है। तो एजोला में क्या मिलाने पर जैव उर्वरक प्राप्त होता है? एनाबीना। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है? तो वो है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। राइट ऑप्शन ए है। अग्नाशय यानी पैनक्रियाज जो है दोनों ही है, इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन के रूप में पैनक्रियाटिक जूस ये सिक्रेट करती है और इंडोक्राइन के रूप में इंसुलिन, जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है? तो अमीनो एसिड को प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करने वाला जो एंजाइम है वो है पेप्सिन और रेनिन। तो इसमें पेप्सिन ऑप्शन दिया हुआ है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोगों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नियासिन, नियासिन जो है वो विटामिन B3 का नाम, केमिकल नाम है और इसकी कमी से फ्लैग्रा नाम का रोग होता है, ये सही है। रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है और विटामिन ए की कमी से, डिफिशियंसी से रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, बेरी बेरी नहीं होता है, तो ये गलत है। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? थायमिन यानी विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, तो ये गलत है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है और विटामिन सी की कमी से एस्कर्बी नामक रोग होता है, ये सही है। कोबालामिन, साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का नाम है और उसकी कमी से घातक रक्ताल्पता होता है, इनेमिया, तो ये सही है। यहाँ पे गलत कौन सा है? 2 गलत है, 1, 3 एंड 4 सही है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र संबंधित है। तो क्रेब्स चक्र जो है ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है, तो कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर जिला की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। राइट ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कृषि उत्पादन में नियोजित जनसंख्या का प्रतिशत है। तो बिहार देश के सबसे बड़े कृषि प्रधान राज्यों में से एक है। बिहार की लगभग 80% जनसंख्या कृषि उत्पादन में कार्यरत है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की कृषि रोड मैप ARM योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो कृषि रोड मैप 1 को वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया था, ये सही है। कृषि रोड मैप 1 की समयावधि वर्ष 2008 से वर्ष 2012 तक थी, ये भी सही है। कृषि रोड मैप 2 समयावधि वर्ष 2012 से 2017 तक थी, ये भी सही है। कृषि रोड मैप 3 को वर्ष 2017 से 2025 के लिए लॉन्च किया गया था। कृषि रोड मैप 3 को 2017 से 2025 के लिए नहीं, 2022 तक के लिए 5 वर्षों के लिए लॉन्च किया गया था, तो ये गलत है, डी गलत है, तो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही के अनुमानों के अनुसार बिहार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रवाह कितना रहा है। तो 168.08 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है, राइट ऑप्शन बी होगा। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के अनुसार अक्टूबर 2019 से जून 2022 के बीच बिहार में संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI प्रवाह 168.08 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में चावल के उत्पादन के संबंध में जिलों के सही अवरोही क्रम को चुनिए। तो चावल के उत्पादन में 3 अग्रणी जिला जो हैं वो हैं रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर। रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर, राइट ऑप्शन ए होगा। उत्पादन की दृष्टि से और उत्पादकता की दृष्टि से देखें तो 3 जो है शीर्ष पे रहने वाले जिले हैं रोहतास, अरवल और औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जमानती बॉन्ड 3 पार्टियों द्वारा दर्ज किया जाता है, जो मुख्य, बाध्यकारी और जमानती है, ये सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जमानती बॉन्ड का मुख्य उद्देश्य है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। जमानत बॉन्ड कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध नहीं है। एक जमानती बॉन्ड एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध है जो 3 पार्टियों द्वारा किया जाता है, जो प्रमुख एक सरकारी संस्था, बाध्यकारी एक व्यापार मालिक या ठेकेदार और जमानती यानी भविष्य के काम के प्रदर्शन के खिलाफ गारंटी है। इसलिए ये डी वाला गलत है, सी सही है 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन $1.9 से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा निर्धारित करने वाले मापदंड यानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन $1.9 से बढ़ाकर $2.15 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कर दिया है। तो $2.15 राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिनी गुणांक डिग्री की मापता है। तो गिनी गुणांक जो है आय असमानता को मापता है, राइट ऑप्शन डी होगा। गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र से लिया गया है, लॉरेंज कर्व से लिया गया है और इसका उपयोग किसी देश में आर्थिक विकास के संकेतक के रूप में किया जा सकता है। गिनी गुणांक आय असमानता की डिग्री को मापता है। यह 0 जो पूर्ण समानता का प्रतिनिधित्व करता है से 1 जो पूर्ण असमानता का प्रतिनिधित्व करता है तक भिन्न हो सकता है, मतलब 0 से 1 तक ये मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रय शक्ति समानता के मामले में विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का कौन सा स्थान है। तो OECD की वर्ष 2021 की गणना के अनुसार भारत क्रय शक्ति समानता यानी PPP यानी परचेजिंग पावर पेरिटी के मामले में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, राइट ऑप्शन बी होगा। पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर भारत है परचेजिंग पावर पेरिटी के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नीति प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी, नहीं, यह नीति दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी जिसने समाज के समाजवादी तरीकों के लिए आधार बनाने की कोशिश की थी, तो ये गलत है। इसने विकास के महालनोबिस मॉडल पर आधारित भारी उद्योगों पर जोर दिया था, बिल्कुल ये कथन सही है। इस नीति ने उद्योगों को 3 अनुसूचियों में वर्गीकृत किया था।
3 अनुसूची में बिल्कुल अनुसूची ए में 17 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सख्ती से सरकार के नियंत्रण में थे। अनुसूची बी में 12 मिश्रित क्षेत्र सार्वजनिक और निजी उद्योग थे और अनुसूची सी में केवल निजी उद्योग थे। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो 2 और 3 सही है। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2001 में शुरू की गई थी। 2001 राइट ऑप्शन बी होगा। दिल्ली से उदयपुर, कानपुर, अहमदाबाद होते हुए पुणे और पुणे से फिर हुबली, बेंगलुरु होते हुए चेन्नई और चेन्नई से फिर विजयवाड़ा, भुवनेश्वर होते हुए कोलकाता और फिर कोलकाता से इलाहाबाद, आगरा होते हुए दिल्ली। ये स्वर्णिम चतुर्भुज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड भारत सरकार की कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा प्रवर्तित योजना है। बिल्कुल, मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा प्रवर्तित भारत सरकार की एक योजना है। ये स्टेटमेंट सही है। स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ पृथ्वी हरित खेत मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से संबंधित एक नारा है। ये बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? केवल 2, 1 और 2। 1 और 2 तो अभी तक सही नज़र आ रहे हैं। एक और यहाँ पे सी में दिया गया है, एक खेत को हर 3 साल में एक बार मृदा कार्ड मिलेगा। बिल्कुल ये भी सही है। इस योजना के तहत प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार एक खेत को मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलता है। तो ये भी सही है। तो इसमें से ये 2, 1 और 2 तो सही है ही, तो बी होना चाहिए था। सी भी सही है, इस कारण से ई होगा। ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड में 12 पैरामीटर तय किए गए हैं। मैक्रो पोषक तत्व में आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और द्वितीयक पोषक तत्व में सल्फर आता है। सूक्ष्म पोषक तत्व में जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और बोरॉन आते हैं, और भौतिक पैरामीटर में पीएच, विद्युत चालकता, कार्बनिक कार्बन आदि ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की एक घटक योजना है? तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण ये है। मानव संसाधन और संस्थान ये भी है। मेगा फूड पार्क ये भी है। कृषि प्रसंस्करण समूहों के लिए बुनियादी ढांचा ये भी है। PMKSY के तहत जो घटक योजनाएं हैं इस प्रकार के हैं: मेगा फूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि प्रसंस्करण समूहों के लिए बुनियादी ढांचा, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण संरक्षण क्षमताओं का सृजन और विस्तार, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, और मानव संसाधन और संस्थान। सो इसमें से ऑल ऑफ दी अबव सही है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के निर्माण का प्रस्ताव रखा था? तब वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी FSDC वित्त मंत्रालय के तहत एक गैर सांविधिक शीर्ष परिषद है। इसे वर्ष 2010 में कार्यकारी आदेश द्वारा गठित किया गया था। वित्तीय क्षेत्र में सुधार पर रघुराम राजन समिति ने पहली बार वर्ष 2008 में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। सो राइट ऑप्शन डी होगा, रघु राजन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउनफील्ड फार्मास्यूटिकल परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग के माध्यम से कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है? तो भारत की FDI नीति के तहत ग्रीनफील्ड फार्मास्यूटिकल परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% FDI की अनुमति दी गई है, और ब्राउनफील्ड फार्मास्यूटिकल परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग के माध्यम से 74% FDI की अनुमति दी गई है। 74%, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परमाणु नाभिक के घटक हैं? तो किसी भी परमाणु के सेंट्रल रीजन में उसका टोटल मास, लगभग टोटल मास और टोटल पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड रहता है, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। ये बात रदरफोर्ड ने कही थी आफ्टर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर काटते रहता है। तो न्यूक्लियस बनता किससे है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से। राइट ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण नहीं हैं? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें कि नया सब्सटेंस बन जाए आफ्टर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल बॉन्ड, कुछ केमिकल बॉन्ड टूटे, कुछ केमिकल बॉन्ड बने, केमिकल रिएक्शन हो और नया सब्सटेंस बन जाए। जैसे ए और बी मिल करके कोई नया सब्सटेंस सी बना ले, जिसमें कि न तो ए की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करे न ही बी की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करे, ये बिल्कुल अलग ही सब्सटेंस हो, तो उसको कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। और जैसे शरबत हम बनाते हैं, मान लीजिए कि चीनी डालते हैं वाटर में, घोल देते हैं, तो वाटर, वो जो शरबत बना उसमें वाटर की भी प्रॉपर्टी है और शुगर की भी प्रॉपर्टी है, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी वहाँ एग्जिस्ट कर रही है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। इसलिए शुगर को वाटर में डिजोल्व कराना एक केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है। तो बर्फ़ का पिघलना भी एक केमिकल चेंज ही है। बर्फ़ पिघल रहा है तो H2O ही है जो लिक्विड फॉर्म में जा रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। आइस से वाटर लिक्विड फॉर्म में जा रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। तो बर्फ़ का पिघलना एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। उसी तरीक़ा से चीनी को जल में घोलना भी एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। शरबत बन रहा है तो इसमें से ये दोनों ही जो है केमिकल चेंज नहीं है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। खाना पकाना नया सब्सटेंस बन जाता है उसमें, और फिर से वो जो है, जैसे मान लीजिए सब्जी बना रहे हैं हम, हरी सब्जी, आलू परवल की सब्जी बना रहे हैं, तो आलू परवल की सब्जी बन गई, फिर से उसको आलू में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, परवल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, रिवर्स प्रोसेस ये पॉसिबल नहीं है। तो खाना पकाना एक केमिकल चेंज है और दूध का खट्टा होना भी एक केमिकल चेंज है, नया सब्सटेंस बन जाता है लैक्टोबैसिलस की वजह से। तो ये दोनों केमिकल चेंज है। बाकी ये बर्फ़ का पिघलना, चीनी को घोलना, ये फिजिकल चेंज है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान के प्रतिशत के संदर्भ में ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी की सतह पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीरा पृथ्वी पर मौजूद प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, ये सही है। धातुओं में टंगस्टन सबसे कठोर होता है, ये भी सही है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। प्राकृतिक कह रहा है, मैनमेड नहीं। ऐसे सबसे भारी जो है उसका नाम है यूनोक्टियम, जिसका एटॉमिक नंबर 118 होता है, जिसको ऑर्गनेशन भी कहा जाता है। लेकिन ये लेबोरेटरी में तैयार किया गया, ह्यूमन मेड है, नेचुरल नहीं है। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम है, ये सही है। तो 1, 2, 3 तीनों ही सही है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन मोती में मौजूद होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मोर देन 85%। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? तो सोल्डर में 32% टीन होता है और 68% सीसा होता है। तो टीन और सीसा का मिश्र धातु है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन भी कार्बन का एक एलोट्रॉफी है, कार्बन का एक अपरूप ही है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल को शुद्ध जल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का क्या नाम है? तो वो है विपरीत परासरण यानी रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? मान लीजिए कि यह एक कंटेनर है और इधर अशुद्ध जल रखा हुआ है, सॉल्ट वाटर रखा हुआ है। यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इधर शुद्ध जल है, प्योर वाटर है, इधर प्योर वाटर, इधर इम्प्योर वाटर है, इम्प्योर वाटर है। तो नेचुरली क्या होगा कि शुद्ध जल से वाटर के मॉलिक्यूल अशुद्ध जल की ओर इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करके जाएंगे। इसको ऑस्मोसिस कहा जाता है, ऑस्मोसिस। अब यदि इधर जो इम्प्योर वाटर है, इस साइड में हम एक प्रेशर एग्जर्ट कर दें, उतना प्रेशर एग्जर्ट करते हैं जिससे कि ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाए, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर जाना रुक जाए, उनका
बंद हो जाए तो उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है, उस मिनिमम प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। अब क्या कर दें, इसी साइड में ऑस्मोटिक प्रेशर से यानी अशुद्ध जल के साइड में ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर दें तो वाटर के मॉलिक्यूल इस अशुद्ध जल की तरफ से शुद्ध जल की ओर मूव करना शुरू कर देंगे और इसी प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ कहा जाता है। और जल को शुद्ध करने का यह एक तरीका है। आरओ घरों में लगा रहता है या डिसैलिनेशन प्लांट्स में लगा रहता है। तो ये है रिवर्स ऑस्मोसिस, विपरीत परासरण, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग संवेदनाहारी प्रयोजनों के लिए किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, ये बिल्कुल सही है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसे आमतौर पर लाफिंग गैस या नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में भी जाना जाता है, इसका उपयोग शल्य चिकित्सा और दंत चिकित्सा में किया जाता है। इसके संवेदनहारी और दर्द कम करने वाले प्रभावों के लिए इसका इस्तेमाल चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, तो ये सही है। अमोनिया का इस्तेमाल आंसू गैस में भी किया जाता है, बिल्कुल आंसू गैस बनाने में किया जाता है। आंसू गैस के निर्माण में अमोनिया का उपयोग किया जाता है, ये सही है। हवाई जहाज़ के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, बिल्कुल। नाइट्रोजन जो है ये इनर्ट गैस है और ये वायुयान के टायरों में इसलिए भरी जाती है ताकि ये रिएक्शन न करे और आग नहीं लगे। आग को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है, तो ये सही है। तो तीनों सही है, सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ 2 होगा, सूची 2 से मिलान कीजिए। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला होता है? CaOCl इंटू CL, CaOCl इंटू CL, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड A का 3 हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O यानी हेमीहाइड्रेट, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। तो B का 2 हो जाएगा। वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग पाउडर होता है Na2CO3। और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 को बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो D का 1 हो जाएगा। अब आगे ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें से B ऑप्शन सही है। A का 3, B का 2, C का 4 एंड D का 1, B। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य सागरीय जलवायु का उदाहरण नहीं है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ भूमध्य सागर के आसपास होती है। मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली, मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट के साथ और दक्षिण अफ्रीका का वेस्टर्न केप, दक्षिण अफ्रीका का वेस्टर्न केप भूमध्य सागरीय जलवायु का उदाहरण है। तो इसमें से सभी है, तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। कौन नहीं है ये चूज करना है, तो नन ऑफ दी अबव, E। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोबा झील किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है टोबा झील। टोबा झील इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में स्थित है, राइट ऑप्शन A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, राइट ऑप्शन C होगा। और बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक तो है ही, इसके साथ ही सोना, हीरा और लौह अयस्क, टीन और निकल का भी प्रमुख उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, जिन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है, ऐसे स्रोत होते हैं जिनकी प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा लगातार भरपाई की जाती है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, जैव ईंधन, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा आदि ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के उदाहरण हैं। तो इसमें से परमाणु ऊर्जा हो जाएगा, कोयला नहीं है, जलाऊ लकड़ी भी नहीं है, पेट्रोलियम भी नहीं है, राइट ऑप्शन D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तब ब्राज़ील विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसके बाद वियतनाम, कोलंबिया और भारत का स्थान आता है। तो ब्राज़ील होगा, राइट ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्मकाल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतों के चारागाहों की ओर और शीतकाल में पुनः पर्वतीय चारागाहों से मैदानी क्षेत्रों में प्रवास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ग्रीष्मकाल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय
क्षेत्रों से पर्वतीय के चारागाहों की ओर और पुनः सर्दियों के दौरान पर्वतीय चारागाहों से मैदानी क्षेत्रों में प्रवासन की प्रक्रिया को ट्रांसह्यूमन अथवा ऋतु प्रवासन के रूप में जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। गुर्जर, बकरवाल, गड्डी और भोटिया जैसी हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों की खानाबदोश जनजातियाँ ट्रांसह्यूमन्स का अनुसरण करती है। इसी प्रकार टुंड्रा क्षेत्रों में खानाबदोश चरवाहे गर्मियों में दक्षिण से उत्तर की ओर और सर्दियों में उत्तर से दक्षिण की ओर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभिन्न भागों में स्थानीय तौर पर पन्ना, पारा, पल्ली, नगला, ढाणी कहलाने वाली ग्रामीण आदिवासी इकाइयाँ किसके उदाहरण हैं? तो ये है पल्ली बस्तियों का उदाहरण है। राइट ऑप्शन बी होगा। यह बस्तियां कई इकाइयों में बटी होती है, भौतिक रूप से एक दूसरे से अलग होती है, जिसका एक सामान्य नाम है। भारत के विभिन्न भागों में इन इकाइयों को स्थानीय रूप से पन्ना, पाडा, पल्ली, नगला, ढाणी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को खनन शहर के रूप में जाना जाता है? तो रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली, कोरबा आदि शहरों को खनन शहर के रूप में जाना जाता है। सो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो उत्तरी राज्यों में चावल जो है खरीफ फसल है, और रागी और ज्वार जो है दक्षिणी भारत की रबी फसल है। जौ जो है उत्तरी भारत की रबी फसल है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में किसान औस, अमन और बोरो नामक चावल की 3 फसलें उगाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस जिले में कांवर झील पक्षी विहार स्थित है? तो बेगूसराय में है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कितने जिले झारखंड के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं? तो 8 जिले सीमाएं साझा करते हैं। औरंगाबाद, नवादा, भागलपुर, रोहतास, जमुई, कटिहार, गया और बांका। फिर से रिपीट करता हूँ, औरंगाबाद, रोहतास, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये 8 जिले। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में धारवाड़ की चट्टानें नहीं पाई जाती है? तो मुंगेर में पाई जाती है, जमुई में पाई जाती है, नवादा में भी पाई जाती है, लेकिन पश्चिम चंपारण में नहीं पाई जाती है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के सहरसा, पूर्वी और पश्चिम चंपारण में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार कौन सा है? तब बाल सुंदरी मृदा, जिसे पुरानी जलोढ़ मृदा के रूप में भी जाना जाता है, बिहार के उत्तरी भागों में ज़्यादातर सहरसा, पूर्व और पश्चिम चंपारण जिलों में पाई जाती है। सो बाल सुंदरी होगा। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा भाग कृषि जलवायु क्षेत्र 1 के अंतर्गत आता है? तो कृषि जलवायु क्षेत्र मृदा के विशेषीकरण, वर्षा, तापमान और क्षेत्र के आधार पर बिहार के 4 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है। ये क्षेत्र हैं जोन 1 उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान, जोन 2 उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान, जोन 3A दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान और जोन 3B दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान। मतलब जोन 3 में 2 उप भाग बनाए गए हैं। तो इस तरीक़ा से हम देखें तो मुख्य 3 कृषि जलवायु क्षेत्र है, जोन 1, जोन 2 और जोन 3। 3 में ए और बी बनाया गया है, तो इसलिए 4 हो गया है। तो ये इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उत्तर पश्चिम। बिहार का कौन सा भाग कृषि जलवायु 1 के अंतर्गत आता है? तो उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान आता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डगमरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो डगमरा जल विद्युत परियोजना बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी पे भीमनगर बैराज पर स्थित है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म पानी का झरना बिहार के नालंदा जिले में स्थित है? तो बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में गर्म पानी का जो झरना है वो है सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड, नानक कुंड। तो इसमें से मोर देन 1 हो जाएगा। राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जलप्रपात बिहार में स्थित है? तो करकट जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में कैमूर पहाड़ियों के पास स्थित है। तो करकट होगा। राइट ऑप्शन ए होगा। दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात और हुंडरू जलप्रपात, ये तीनों जो है झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार बिहार में अति सघन वन का क्षेत्रफल कितना है? तो वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी VDF जो है 333 स्क्वायर किलोमीटर है, और MDF यानी मध्य रूप से घने वन 3286 स्क्वायर किलोमीटर, खुले वन यानी ओपन फॉरेस्ट 3762 स्क्वायर किलोमीटर है। तो 333 वर्ग किलोमीटर है
अति सघन वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट, VDF राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांका जिला बिहार के किस संभाग का स्थित है? तो बांका जिला भागलपुर प्रमंडल में आता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद को कितने मंडलों में बांटा गया है? तो 10,028 सूक्तों का संग्रह है और 10 मंडलों में विभाजित किया गया है ऋग्वेद को, 10 राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो सर विलियम जोन्स ने 1789 में पहली बार अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, राइट ऑप्शन ए होगा, सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरगढ़ किसका उदाहरण है? तो मेहरगढ़ जो है नवपाषाण बस्ती का उदाहरण है, राइट ऑप्शन बी होगा। नया पाषाण युग का नवपाषाण युग 9000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप में एकमात्र ज्ञात नवपाषाण बस्ती मेहरगढ़ है, जो पाकिस्तान के एक प्रांत बलूचिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में तुर्की शासन का वास्तविक समेकनकर्ता माना जाता है? इल्तुतमिश को, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम सल्तनत काल में सैनिक विभाग की स्थापना की थी? बलबन ने, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपने सैनिकों को नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडीवास स्थान जहां अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था, कहां अवस्थित है? तो वो तमिलनाडु में अवस्थित है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में पुर्तगाली सत्ता का संस्थापक माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, राइट ऑप्शन डी बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो अकबर द्वितीय ने, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ट्रूथ सीकर्स सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा राव फूले ने 1873 में ट्रूथ सीकर्स सोसाइटी यानी सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, राइट ऑप्शन बी होगा, ज्योतिराव फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने धर्म सभा की स्थापना की थी? तो राधाकांत देव ने की थी, राइट ऑप्शन ए होगा, 1830 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तेलुगु गीत गांधी गीता लिखी थी? तो दुग्गीराला बालकृष्णाय ने तटीय आंध्र प्रदेश में 1931 में राजस्व नहीं अभियान शुरू किया। उन्होंने एक तेलुगु गाथा गांधी गीता भी लिखी, जिसने देशभक्ति की भावनाओं को जगाया, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैनगार्ड पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मानवेंद्र नाथ राय एक कम्युनिस्ट नेता, कम्युनिस्ट पत्रिका वैनगार्ड के संपादक थे, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, 1925 में बनी थी वो, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड वेलिंगटन, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो डचों ने अपना पहला कारखाना 1605 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहाड़ियों का विद्रोह ये 1778 में हुआ था, 1778 तो ए का 2 हो जाएगा। चुआर विद्रोह ये 1776 में हुआ था, तो बी का 1 हो जाएगा। हो विद्रोह जो हुआ था ये 1827 में, तो सी का 3 हो जाएगा। मुंडा विद्रोह 1899 में, तो इसमें से ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों और अधिवेशनों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रास बिहारी घोष बने थे 1907 के सेशन में, तो ये सही है। बिशन नारायण धर 1911 में, तो ये गलत है। मदन मोहन मालवीय 1919 में, मदन मोहन मालवीय 1909 और 1918 में बने थे, ये गलत है। मौलाना मोहम्मद अली 1924 नहीं, मौलाना मोहम्मद अली जो है वो 1923 के कांग्रेस सेशन के अध्यक्ष बने थे, ये गलत है। तो ये तीनों गलत है, एक ही सही आ रहा है 1, तो केवल 1, राइट ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारतीय शासक को अपनी सेवा में किसी भी यूरोपीय को नियुक्त करने की अनुमति दी नहीं, बिल्कुल गलत बात है। भारतीय शासक को अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति के लिए राजी होना पड़ा। भारतीय शासक कंपनी से पूर्व परामर्श के बिना अपनी सेवा में किसी यूरोपीय को नियुक्त नहीं कर सकता था, इसलिए स्टेटमेंट एक गलत है। भारत में इस प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड इरविन ने की थी, बिल्कुल नहीं। सहायक संधि प्रणाली का उपयोग लॉर्ड बेलेजली द्वारा किया गया था, जो 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल था, तो ये भी गलत है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य तंजौर था, नहीं। सहायक प्रणाली यानी सहायक संधि को स्वीकार करने वाले जो भारतीय शासक थे उनमें हैदराबाद का निजाम सबसे पहला था। हैदराबाद का निजाम 1798 और 1800 में, मैसूर के शासक 1799 में, तंजौर के शासक जो है अक्टूबर 1799 में स्वीकार किए थे। उससे पहले हैदराबाद का निजाम स्वीकार कर चुका था। अवध के नवाब नवंबर 1801 में, पेशवा दिसंबर 1801 में, बरार के भोसले दिसंबर 1803 में, सिंधिया 1804 में, जोधपुर, जयपुर, माचेरी, बूंदी के राजपूत राज और भरतपुर के शासक 1818 में, होलकर 1818 में सहायक संधि को स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा संघ थे। सो ये भी गलत है। सो तीनों गलत हो गया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? कोई नहीं है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाटोक समिति का संबंध किससे था? तो शिक्षा से था, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी चित्रों का प्रथम प्रमाण किसके द्वारा दिया गया था? तो विद्यापति के द्वारा दिया गया था, राइट ऑप्शन बी होगा। मधुबनी पेंटिंग का पहला प्रमाण विद्यापति के कीर्ति पताका से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो चिरांद में मिला है, चेचर मिला है, सेनवर मिला है, मानेर में ही मिला है, तो सभी जगह से मिला है। 1 2 3 4 हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में होम रूल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में चंपारण को छोड़कर सभी भागों में होम रूल का प्रचार किया गया, ये सही है। चंपारण में जनकधारी प्रसाद के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर में होम रूल की स्थापना हुई, ये भी सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो ये उपरोक्त कथन में से 1 और 2 दोनों सही है। होम रूल लीग से संबंधित गतिविधियों के सिलसिले में एनी बेसेंट कभी भी पटना नहीं गई, नहीं, पटना वो आई हुई थी 18 अप्रैल 1918 को, तो ये गलत है। 1 और 2 सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही था? तो श्री कृष्ण सिंह पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, राइट ऑप्शन ए होगा। अनुग्रह नारायण सिंह द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नेपाल में आज़ाद दस्ते का गठन किया था? जयप्रकाश नारायण ने, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवानी दयाल किसके नेता थे? तो भवानी दयाल सन्यासी आर्य समाज के नेता थे, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना की थी? तो पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना रामवृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह दोनों ने मिल करके की थी और ज्ञान साहा को इसका महासचिव बनाया गया था, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष पटना में सर्वे स्कूल की स्थापना की गई थी? तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराने के लिए वर्ष 1874 में पटना में सर्वे स्कूल की स्थापना की गई थी, 1874 में, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक वाष्पोत्सर्जन की मात्रा को मापने का उपकरण है? तो लाइसीमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग पौधों द्वारा छोड़े गए वास्तविक वाष्पीकरण की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है, तो होगा कौन सा? लाइसीमीटर, राइट ऑप्शन बी होगा। लैक्टोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग दूध के घनत्व को मापकर उसकी शुद्धता की जांच करने के लिए किया जाता है, लैक्टोमीटर। पेरीस्कोप कहीं कोने वगैरह में किसी ऑब्जेक्ट को देखना हो और उसके लिए इसका यूज किया जाता है। पिक्नोमीटर यह एक प्रयोगशाला उपकरण है जिसका उपयोग सामग्री के घनत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सी वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात से प्रदर्शित होती है? तो संवेग हो गया mv और वेग हो गया v, इसका अनुपात निकालेंगे तो मास यानी द्रव्यमान आएगा, राइट ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुण न्यूनतम संभव सतह क्षेत्र प्राप्त करने के द्रव के गुण वर्णन करता है? तो वो है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड के सरफेस की वह प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करता है और जितना संभव हो सके अपने एरिया को मिनिमम बना करके रखना चाहता है। यही कारण है कि कोई भी ड्रॉपलेट स्फेरिकल शेप की हो जाती है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का गुण प्रदर्शित नहीं करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जैसे कोई भी लाइट रे, ये डेंसर हो गया और ये रेयरर हो गया। डेंसर से रेयरर में आप एक रे को भेजिए, डेंसर से रेयरर में, यहाँ नॉर्मल एक ड्रॉ कर दीजिए। तो यदि मीडियम चेंज नहीं होता तो ऐसे चली जाती। क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रही है इसलिए नॉर्मल से अवे बेंड करेगी इधर की ओर। अब थोड़ा एंगल और बढ़ा दीजिए इसमें, तो इधर हो जाएगी, बिल्कुल दोनों बाउंड्री के पैरेलल हो जाएगी। थोड़ा सा भी एंगल और बढ़ा दीजिए, ये इसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं, जिससे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। ये वाला क्रिटिकल एंगल का सिचुएशन है। अब क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा जो ही आप एंगल इंक्रीज करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रे इसी मीडियम में लौट करके आ जाएगी। यानी इसका रिफ्रैक्शन ना होकर के रिफ्लेक्शन हो गया, जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम में आ गई। बाउंड्री ट्रांसपेरेंट होने के बावजूद भी इस फिनोमिनन को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके लिए कंडीशन है कि रे को डेंसर से रेयरर में जाना पड़ेगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना पड़ेगा। तो मृग मरीचिका जो बनता है यानी मिराज जो बनता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल्स के यूज करके ही बनता है, उसी पे बेस्ड होता है। एंडोस्कोप भी, हीरा जो काटा जाता है वो भी इसी पे बेस्ड है। ऑप्टिकल फाइबर भी इसी पे बेस्ड है। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर में एक पाइप समझ लीजिए, अंदर वाले को कोर कहा जाता है, बाहर वाले को, एक सिलिंड्रिकल पाइप है, बाहर वाले को क्लैडिंग कहा जाता है। अंदर कोर, बाहर क्लैडिंग। तो कोर का ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होती है और क्लैडिंग की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है। मतलब कोर डेंसर मीडियम है और क्लैडिंग जो है वो रेयरर मीडियम है। तो कोई यदि सिग्नल इसके अंदर भेजते हैं तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने की वजह से इसमें रिफ्लेक्ट हुआ, फिर इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ। इस तरीक़ा से मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू ये सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो ये सभी हैं, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नॉन ऑफ दी एबव प्रदर्शित नहीं करता है, तो सभी प्रदर्शित करते हैं, इसलिए नॉन ऑफ दी एबव ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य सीमा में है। तो यदि एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ें 11th क्लास का केमिस्ट्री और 12th क्लास का फिजिक्स, तो वहाँ पे दिया हुआ है 400 से लेकर के 700 या फिर 750 नैनोमीटर के बीच में होता है, जो इसके रेंज में आ रहा है। तो हम डी को टिक कर सकते हैं, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमोबाइल इंजन के लिए एंटी फ्रीज के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इथिलीन ग्लाइकॉल का यूज किया जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यांत्रिक तरंग केवल माध्यम में ही ऊर्जा का संचार करती है, यानी मैकेनिकल वेव केवल मीडियम में ही। बिल्कुल, मैकेनिकल वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यानी ऊर्जा का ट्रांसफ़र करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, तो माध्यम इसके लिए चाहिए ही चाहिए। ये कथन सही है। यांत्रिक तरंगें केवल माध्यम से ही ऊर्जा का संचार करती है, ये स्टेटमेंट सही है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को ऊर्जा स्थानांतरित करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल, विद्युत चुंबकीय तरंगें नॉन मैकेनिकल वेव है और नॉन मैकेनिकल वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। मीडियम है तो भी ठीक है और नहीं है तो भी ये एक जगह से दूसरी जगह चली जाएंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका एग्जाम्पल है लाइट, सोलर रेडिएशन जो कहाँ से बीच में क्या है, वैक्यूम है, वहाँ से चल करके अर्थ सरफेस पे आ जाता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को ऊर्जा स्थानांतरित करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्टेटमेंट सही है। रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ होता है सबसे कम नहीं होता है, सबसे ज़्यादा होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। गामा किरण तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, बिल्कुल नहीं। गामा किरण के का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। यदि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को बनाएं तो यहाँ विजिबल कलर्स हो गया, विजिबल आप ले सकते हैं 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 ले लीजिए या 750 नैनोमीटर तक ले लीजिए विजिबल। यहाँ रेड हो गया 7 पे और 400 पे वायलेट हो गया। रेड के बाहर इंफ्रारेड आएंगी, उसके बाद में आपको
माइक्रोवेव आएंगी, उसके बाद में रेडियो वेव आएंगी, और अल्ट्रा वायलेट इधर आएंगी, वायलेट से नीचे आएंगी, एक्सरे वगैरह इधर ही आएंगे, सबसे लास्ट में गामा रेज आती है। तो आप देखें तो गामा रेज से आप रेडियो वेव की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है, यानी राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी और लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगा। सबसे कम वेवलेंथ या सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? गामा रेज की है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी एच न्यू जो फार्मूला होता है एच न्यू, इस एच न्यू के अकॉर्डिंग जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, और जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी उसका भेदन क्षमता यानी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा। तो गामा रेज की एनर्जी ज़्यादा होती है, पेनिट्रेटिंग पावर हाई होता है। तो ये गलत है स्टेटमेंट, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी और डी सही नहीं है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो टंगस्टन का यूज किया जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। और आयरन हो गया या हीटर वगैरह में नाइक्रोम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति चालकता के अनुप्रयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, किसी भी कंडक्टर के टेम्परेचर को यदि हम इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। जस्ट इसका उल्टा कर दें, हम टेम्परेचर को कम करें तो रेजिस्टेंस कम होगा और कंडक्टिविटी बढ़ेगी। टेम्परेचर कम करते 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 ले करके आएँ, एक टाइम ऐसा आएगा कि कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी और रेसिस्टेंस जीरो हो जाएगा। वो उसी पॉइंट पे जा करके ये कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाता है, अति चालक बन जाता है, सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर का यूज होता है, अति चालकता का उपयोग मैग्लेव ट्रेनों में किया जाता है, ये सही है। इसका उपयोग चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग यानी MRI में, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग में किया जाता है, ये भी सही है। अब चूंकि इससे बिजली के तारों में ऊर्जा की कम हानि होती है, चूँकि इसका रेसिस्टेंस लगभग शून्य हो चुका है, तो H इज इक्वल टू I² RT से आप ले लें, यहाँ पे I² RT, R लगभग शून्य हो गया तो ऊष्मा की हानि क्या होगी? शून्य होगी ना। तो ये सही है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। तो जब तीनों स्टेटमेंट सही हो गए तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, राइट ऑप्शन डी होगा, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है वो अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है? 2 और मोर देन 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई, 2 या 2 से अधिक छोटे न्यूक्लियाई जब मिल करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो यहाँ पर जो मास का डिफेक्ट आता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ से एनर्जी, लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन इस दोनों न्यूक्लियस को, 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियस को आपस में फ्यूज करा करके बड़ा न्यूक्लियस बनाने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगती है, यानी टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। तो 10⁷ टू 10⁸ केल्विन टेम्परेचर चाहिए। इसी कारण से इसको लेबोरेटरी में कराना डिफ़िकल्ट काम है, हालांकि चाइना करा करके अपना आर्टिफिशियल सन बना रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? पहले न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कराया जाता है, यानी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया करा दी जाती है, उससे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कराई जाती है। और इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है हाइड्रोजन बम, या इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है सोलर रेडिएशन, या जितने भी स्टार्स हैं जो एनर्जी को रेडिएट करते हैं, इसी प्रिंसिपल उनके अंदर, उनके कोर के अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। तो वो हाइड्रोजन बम जो है अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बेसिस पे है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के सिद्धांत नहीं है? तो अंतरात्मा की स्वतंत्रता, इसका क्या मतलब होता है? किसी व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता भगवान या प्राणियों के साथ अपने संबंध को जिस तरह से वह चाहता है उसे ढालने के लिए है, ये तो वो कर सकता है वैसा, तो ये सही है। मतलब ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। दावा करने का अधिकार, दावा करने का अधिकार मतलब हुआ किसी के धार्मिक विश्वासों और आस्था की खुले तौर पर और स्वतंत्र रूप से घोषणा करना, ये भी आता है। अभ्यास करने का अधिकार, इसका मतलब है कि धार्मिक पूजा अनुष्ठान, समारोह और विश्वासों तथा विचारों की प्रदर्शनी का प्रदर्शन, ये भी आता है। तो और प्रचार करने का अधिकार, इसका मतलब है कि किसी के धार्मिक विश्वासों को दूसरों तक पहुंचाना या प्रसारित करना, या किसी के धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करना, तो ये भी है। तो इसमें से
ई ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में सही कथन चयन कीजिए। सर BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। बिल्कुल सही है। कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया था, ये सही है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे, ये सही है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे। मूल संविधान उनके द्वारा प्रवाहित इटैलिक शैली में हस्तलिखित थी, तो ये सही है। हाथी को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, ये भी सही है। HBR अयंगर संविधान सभा के सचिव थे, ये भी सही है। ये सभी सही है। सो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने हमारे संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा? तब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो पीड़ित पक्ष के पास किससे संपर्क करने का विकल्प होता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय से? नहीं। केवल उच्च न्यायालय से? नहीं, दोनों से। केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से। राइट ऑप्शन सी होगा। निचली अदालत से नहीं, केवल सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में जा सकता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 39A समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता से संबंधित है। समान न्याय और मुफ्त कानूनी, तो ए का 1 हो जाएगा। अनुच्छेद 50 ये है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है, तो ये हो जाएगा बी का 4 हो जाएगा। अनुच्छेद 44 ये नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है, तो 44 का हो जाएगा समान नागरिक संहिता। UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है, तो सी का 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, तो डी का 2 हो जाएगा इसमें। तो ए का 1, बी का 4, सी का 3 एंड डी का 4। डी का 2, डी का 4 नहीं, डी का 2। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या है? तो वह है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, और सबसे कम है सिक्किम। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम कब पारित किया गया था? 1961 में पारित किया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कार्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, ये सही है। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया, ये भी सही है। इसने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया, नहीं। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, 26 जनवरी नहीं, ये गलत है। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? सी गलत है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 को अधिसूचित किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो निम्नलिखित में से किस देश के क्लब अल नासर में शामिल हुए? तो फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2.5 वर्ष के अनुबंध पर सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं। राइट ऑप्शन बी होगा, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने इमो इनु इरत्पा बनाया? इमो इनु इरत्पा मनाया, तो यह है मणिपुर का मीतेई समुदाय। प्रतिवर्ष इमो इनु इरत्पा उत्सव मनाता है, जिसमें वे इमोइनु देवी को धन और समृद्धि की देवी के रूप में मानते हैं। तो मीतेई समुदाय। राइट ऑप्शन डी होगा, मणिपुर का मीतेई समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ उन परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया जिन पर परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं किया जा सकता है? पाकिस्तान के साथ। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने संविधान उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया? तो राजस्थान के जयपुर में राजभवन में। राजस्थान। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने वर्ष 2022 में जीरो बैंक रॉबरी का पहला वर्ष दर्ज किया है? तो डेनमार्क ने। राइट ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया गया? तो राजनाथ सिंह के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में किया गया। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रिया के साथ। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेलियानग्रोंग समुदाय का गान नगाई उत्सव मनाया जाता है। तो मणिपुर में जेलियानग्रोंग समुदाय का गान नगाई उत्सव 2 जनवरी 2023 को मनाया गया। तो 2 जनवरी को। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनाब नदी पर निर्मित बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किसने किया था? तो राजनाथ सिंह ने किया था। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा ने विश्व पर्यावरण दिवस 2023 जीता। तो उड़ीसा ने राज्य सरकार की 5T पहल जग मिशन के लिए यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है। जग मिशन भूमि का स्वामित्व और झुग्गी उन्नयन कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य झुग्गी वासियों के जीवन को सशक्त बनाना है। सो राइट ऑप्शन सी होगा, स्लम उन्नयन कार्यक्रम के लिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में तिब्बती और भारतीय प्राचीन ज्ञान के लिए दलाई लामा केंद्र की नींव रखी गई है? तो केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने बिहार के बोधगया में तिब्बती और भारतीय प्राचीन ज्ञान के लिए दलाई लामा केंद्र की नींव रखी थी। सो राइट ऑप्शन सी होगा, गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन में ऑपरेशनल रूप में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो कैप्टन शिवा चौहान बनी है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला समावेशन महोत्सव आयोजित किया गया था। तो गोवा में किया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहाली में राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NABI में राष्ट्रीय जीनोम संपादन और प्रशिक्षण केंद्र NGETC का उद्घाटन किसने किया था? तो जितेंद्र सिंह ने किया था। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। तो उड़ीसा के राउरकेला में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंगला नोंगपोक थोंग संबंधित है। तो ये संबंधित है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में कंगला नोंगपोक थोंग के खुलने पर मणिपुर के लोगों को बधाई दी। तो मणिपुर से संबंधित है। राइट ऑप्शन बी होगा। कंगला के पूर्वी द्वार का मणिपुर के लोगों के लिए शांति, समृद्धि और खुशी का मार्ग माना जाता है। कंगला नोंगपोक थोंग का बहुत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 आयोजित किया जाएगा। तो ये आयोजित किया गया इंडियन एयर फोर्स और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में 12 से 26 जनवरी 2023। 12 से 26 जनवरी 2023। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में महिला सैनिकों की एक पलटन को तैनात करने का फैसला किया है। तो सूडान में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, AM सप्रे समिति का संबंध है। तो सुप्रीम कोर्ट ने देश में सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सप्रे समिति का गठन किया था। तो सड़क सुरक्षा से। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर विजन 2047 पर पहले अखिल भारतीय वार्षिक राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मेजबान शहर था? भोपाल था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोइरांग में ऐतिहासिक आज़ाद हिंद फौज मुख्यालय में 165 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण किसने किया था? तो अमित शाह ने किया था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने ई-नाम पहल शुरू की है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत हुई थी 2003 से मनाना शुरू हुआ। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलेज डिफेंस गार्ड VDG का गठन किस वर्ष किया गया था? तो विलेज डिफेंस गार्ड्स को पहली बार 1995 में स्थापित किया गया था। VDC स्थापित करने का VDG स्थापित करने का विचार पाकिस्तानी घुसपैठ और जासूसी की जांच के लिए 1965 और 1971 के युद्धों में पूर्व सैन्य कर्मियों को तैयार करने में निहित था। सो राइट ऑप्शन डी होगा, 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग को सक्षम करने वाला पहला राज्य बन गया है? केरल। राइट ऑप्शन बी ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में 1 से 13% ऑक्साइड सामग्री युक्त हाई ग्रेड लिथियम की खोज की गई है? तो नाइजीरिया में। राइट ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईटी मद्रास और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक नई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कॉम्ब एसपीजीओ विकसित किया है। तो आईआईटी मद्रास और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ये जो विकसित किया है वन्य जीव को बचाने के लिए, राइट ऑप्शन बी होगा। वन्य जीवों को अवैध शिकार से बचाने के लिए ये डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड वैक्सीन का नाम क्या है? वो है एनोकोवैक्स, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत को 12वां समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 डिलीवर किया है? तो वो है यूएसए, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने विभिन्न प्रकार की दलहनों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक ग्रेसिया को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वो है गोदरेज एग्रोवेट, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिड ट्रेन का संबंध है? तो हाइड्रोजन ट्रेन से संबंध है, राइट ऑप्शन बी होगा। जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का अनावरण किया है, जो वर्ष 2050 तक देश के कार्बन तटस्थ बनने के लक्ष्य की ओर एक कदम है। देश हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन का परीक्षण कर रहा है। 2 कार हाइब्रिड ट्रेन की कीमत लगभग 35 मिलियन यानी 4 बिलियन येन है, और यह एक बार हाइड्रोजन भरने के बाद 140 किलोमीटर तक 100 किलोमीटर प्रति आवर की टॉप स्पीड से यात्रा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक नया नमक सहिष्णु चावल विकसित किया है जिसे सी वाटर राइस के रूप में जाना जाता है? चीन के वैज्ञानिकों ने, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार राजस्व घाटे का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो राजस्व घाटे का लक्ष्य 3.8% निर्धारित किया गया है, जबकि राजकोषीय घाटा का 6.4%। तो 3.8, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पूंजीगत प्राप्तियों को कम करने का लक्ष्य है। तो वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमानों की तुलना में विनिवेश के कारण पूंजीगत प्राप्तियों में 20.7% की कमी का अनुमान लगाया गया है। 20.7%, राइट ऑप्शन बी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा दृष्टि IAS के फुल सिलेबस टेस्ट 10 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।